नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सीपीआई माओवादी की तरफ से जारी किए गए पत्र जो उत्तर तालमेल कमेटी की तरफ से जारी किया गया था, उस पत्र के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो 24 जनवरी 2026 को जारी हुआ था। उस पत्र में मुख्यतः ये बताया गया था कि लिन पियाओ का जो संशोधन बाग था वो ज्यादा ही आधुनिक और ज्यादा ही खतरनाक है। और इस बात को उन्होंने जस्टिफाई करते हुए कई चीज कहा था, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से बच्चा प्रसाद सिंह और जो पॉलिट ब्यूरो में सदस्य रहे हैं वे पूरी पार्टी के अंदर एक नया धारा विकसित करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें एक फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया था लिन पियाओ का सवाल उठाते हुए भी, तो उसमें एक हमारे दर्शक ने कमेंट करते हुए बताया था कि आप बेकार की बातें कर रहे हैं, और उसके लिए जो है उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि लिन पियाओ का उदय और पतन, जनयुद्ध जिंदाबाद, सीपीसी की नवी कांग्रेस, इसको पढ़िए। इसके बाद उन्होंने जो चीज को बताया था, जो हमारे दर्शक है आदरणीय है, और उन्होंने बताया था चीजों को आगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और सीआईए के नेतृत्व वाली विश्वव्यापी प्रतिक्रियावादी सरकार माओवाद विरोधी प्रचार के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने माओ के विचारों को के एक विश्वसनीय कमांडर और सेनापति लिन पियाओ को जनरल परास्नातक, सीपीसी की नवी कांग्रेस और अंततः माओ के विचारों यानी माओवाद को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। आज तक की ये सरकारें सक्रिय हैं और माओ के विचारों को दबाकर चाओदेंग विचारधारा यानी पूंजीवादी मार्ग को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए उन्होंने लिन पियाओ को निशाना बनाया और बाद में एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। ये उनका स्टेटमेंट था, जो हमारे दर्शक मित्र हैं। और इसके साथ उन्होंने लिखा है, इसके अलावा उन्होंने माओ त्से-तुंग से की सभी कानूनी गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया। परिणाम स्वरूप चीन और सीपीसी अब पूंजीवादी मार्ग पर चल रहे हैं। भारतीय क्रांति में लिन पियाओ का मुद्दा लागू नहीं होता। यहाँ हमें जनरल परास्नातक, जनयुद्ध, लाल किताब, सीपीसी की नवी कांग्रेस और सीपीसी की 19वीं कांग्रेस के अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए। सोवियत संघ की उन उचित मल्टी लेवल मार्केटिंग नीतियों के लिए धन्यवाद जो हमारे भारतीय परिवेश में लागू होती है। नोट में लिखते हैं, ये ऊपर उल्लिखित पुस्तक का नाम देखकर लाइन के बारे में आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा इसमें कि मुझे किसी लाइन से किन्हीं का जो मसला है उससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। मेरा मुख्य मसला है कि चीजें किस तरह से चल रही है उसको दर्शकों को बताना और ये जानना कि और जानने के लिए लोगों के पास मुद्दे पहुंचाना कि किस तरह से के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में माओवाद पर हमले हुए हैं और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मैंने इनका जवाब देते हुए अपने पत्र में उसी कमेंट के नीचे मैंने लिखा इसमें कि हर चीज के लिए प्रतिक्रियावादी अमेरिकी साम्राज्यवाद को दोष देना जरूरी नहीं है। लेनिन ने कहा है कि छोटे पैमाने का उत्पादन लगातार हर दिन हर घंटे स्वतः स्फूर्त रूप से बड़े पैमाने पर पूंजीवाद और बुर्जुआ वर्ग को पैदा करता रहता है। यह स्वाभाविक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी संशोधनवादियों को जन्म देता रहता है, जिसके खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। मैंने इनको ये बात अपने कमेंट में लिखा था, जो कि दर्शक चाहे अगर तो वहां जाकर के कमेंट सेक्शन में उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मुझे जब मैं खंगाल रहा था इंटरनेट को, इसी क्रम में मुझे एक आर्टिकल मिला, जो आर्टिकल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर ने लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने जो लिखा था उस पत्र को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। नाम था उनका चांग चुंग चियाओ। चांग चुंग चियाओ जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे, जो सांस्कृतिक क्रांति के दौरान प्रसिद्ध गैंग ऑफ 4 या 4 का गिरोह के सदस्य थे। 70 के दशक में उन्होंने संघाई में पार्टी के प्रमुख के रूप में कार्य किया और माओ त्से-तुंग की जो विचारधारा थी उसका जरूर समर्थक थे।
चंग चुंगचियाओ, चांग चिंग, याओ वेन्युआंग और वान होंगवेन, ये 4 लोग जो हैं गैंग ऑफ 4 के हिस्सा थे, जिसमें चियांग किंग महान माओ त्से-तुंग की पत्नी थी। 76 में माओ त्से-तुंग के निधन के बाद चीन में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में हुए प्रतिक्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ भयंकर कुत्सा प्रचार किया गया। चीन को पूंजीवादी राह की पर ले जाने की कोशिश के विरुद्ध जेल में भी वह आजीवन संघर्षरत रहे। आज की दुनिया में तमाम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी गैंग ऑफ 4 को सच्चे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी मानते हैं। खासकर भारत में हथियारबंद आंदोलन का संचालन करने वाली महान कम्युनिस्ट क्रांतिकारी पार्टी सीपीआई माओवादी गैंग ऑफ 4 को माओ का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं। चांग चुंगचियाओ की तरह ही भारत में भी माओवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग संशोधनवाद को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। चंग चुंगचियाओ का यह जो लेख है, ये समाजवादी समाज में विभिन्न स्तरों पर चलने वाले गंभीर वर्ग संघर्ष पर जोर देने के साथ ही चीन में पूंजीवादी पुनर्स्थापना को समझने में मदद करता है। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज 1975 में विदेशी भाषा प्रकाशन पिकिंग द्वारा प्रकाशित हुआ था। पिकिंग रिव्यू 14 4 अप्रैल 1975 में प्रकाशित हुआ था, जिसका अनुवाद हॉक्सी में लाल ध्वजा 4 1975 का ये अनुवाद है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि सीपीआई माओवादी किस तरीके से लिन प्याओ के मसले को देखते हैं। उसमें मैं बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो चीज को बताया था वह समझने की जरूरत है। ये लिखते हैं अपने पत्र में जो 24 जनवरी को उत्तर तालमेल कमेटी की तरफ से प्रकाशित हुआ था, जारी किया गया था। उसमें उन्होंने लिखते हैं कि उत्तर भारत में बलराज उस बच्चा प्रसाद सिंह हमारी पार्टी के खिलाफ एक नेतृत्व का निर्माण कर विघटनकारी खेमे की अगुवाई कर रहा है। इस लाइन की अगुवाई फिलहाल सोनू उर्फ वेणुगोपाल और बलराज उस बच्चा प्रसाद सिंह के द्वारा की जा रही है। उत्तर भारत में बलराज कर रहे हैं, दक्षिण भारत में वेणुगोपाल राव कर रहे हैं। इसने हमारी पार्टी से भी गोपनीय होकर नए विघटनकारी ग्रुप का एक केंद्र का गठन कर लिया है। इस ग्रुप द्वारा काम करने की पद्धति लिन प्याओ वाली ही है। लिन प्याओ का संशोधनवाद अन्य अवसरवादियों से भिन्न और विकसित था। आगे वो लिखते हैं लिन प्याओ के संदर्भ में, जिसके बारे में हमारे दर्शक ने कमेंट किया था। इस पर सीपीआई माओवादी लिन प्याओ के बारे में लिखते हैं, लिन प्याओ ने पार्टी लाइन और नेतृत्व पर हमले करने के लिए षड्यंत्रकारी पद्धति का इस्तेमाल किया। वह गोपनीय ढंग से पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ नेतृत्वकारी कमेटियों से मिलकर उनको पार्टी विरोधी खेमे में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। उसने यह पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाकर उनका विकास हासिल किया था। जब उसने यह षड्यंत्र रचा तो उसने ख्रुश्चोव के आधुनिक संशोधनवाद की मुखरता से खिलाफत कर पार्टी और कमेट माओ के करीबी के रूप में अपने आप को पेश करते हुए क्रांतिकारी प्राधिकार का सिद्धांत दिया। उसने कमेट माओ की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि छल कपट और खामोशी पूर्वक ढंग से कमेट माओ को मारने के लिए साजिश रची। यही लिन प्याओ का अवसरवाद है। इस बात को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माओवादी जो है वो साफ साफ तौर पर अपने पत्र में लिखती है, जो उत्तर तालमेल कमेटी की तरफ से जारी किया गया था। ये आगे लिखते हैं, इसी प्रकार बलराज ने उत्तर भारत में बैठकें आयोजित करके हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के खिलाफ एक समानांतर केंद्र गठन करने का प्रयास किया। उसने हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य और उत्तर भारत के इंचार्ज के खिलाफ साजिश रची और परंतु उसने दृढ़ता से यह दावा किया कि वह पार्टी और पार्टी के नेतृत्व में जारी आंदोलन के प्रति वफादार है। वह क्रांतिकारी कतारों के बीच घुसने का प्रयास कर रहा है और हमारे कॉमरेडों की पहचान और जगह ढूंढने में दुश्मन की मदद कर रहा है। वह पार्टी विरोधी विघटनकारी खेमे को और व्यापक करने का भरसक प्रयास कर रहा है, परंतु क्या हुआ,
मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के अमिट प्रहार के सामने टिक सकता है। कॉमरेड माओ ने कहा है कि किसी भी देश या स्थान पर जहां कोई उत्पीड़न है वहां प्रतिरोध भी मिलता है, जहां सशस्त्रवाद है वहां पर कोई मार्क्सवादी लेनिनवादी उनके खिलाफ संघर्ष करता हुआ भी मिलता है। हमें अवसरवाद की सभी झलकों को मिट्टी में गाड़ना होगा। ये सीपीआई माओवादी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था उसकी ये एक थोड़ा सा अंश है। इसका पूर्ण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जब लिन प्याओ का मसला है तो लिन प्याओ के सवाल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मिट्टी डाल दिया है। अब वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं निकलता है जो कि लिन प्याओ के डिबेट को और माओ त्से के बीच संघर्ष हुआ था, मैंने मारने की कोशिश हुई थी, उस तरह किसी प्रक्रिया पर वहां पर मिट्टी डाल दिया गया है। और जानबूझ करके इस बात को सूचना या इस बात पर कोई भी बहस चीन में अब नहीं के बराबर है, नहीं है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण चीज जो है इस संदर्भ में 1975 ईस्वी में जब माओ त्से जिंदा थे और महान सरला सांस्कृतिक क्रांति का दौर चरम पर था, उस वक्त गैंग ऑफ फोर के नाम से प्रसिद्ध जो मेंबर थे उसमें वह जो है इस सवाल को उठाए थे, जिसके बारे में मैंने ऊपर में जिक्र किया था। चांग चुंग चियाओ जो गैंग ऑफ फोर के पहले मेंबर थे, दूसरे मेंबर चांग किंग थी जो कि खुद माओ त्से की पत्नी थी, और इसके अलावा दो अन्य मेंबर थे जिनका नाम भी मैंने आपको पिछले अपने इसी वीडियो में आगे पीछे बताया है। अब उस लेख को पढ़ते हैं जिस लेख के बारे में यह लिखते हैं। चांग चुंग चियाओ यह अपने लेख का शुरुआत जो 1975 में लिखते हैं ही यहां से करते हैं, माओ के नाम से करते हैं, उनके कोट से वो लिखते हैं। अध्यक्ष माओ ने कहा था, बुर्जुआ वर्ग पर अधिनायकत्व लागू करने की बात लेनिन ने क्यों की है? इस सवाल पर स्पष्ट हो लेना आवश्यक है। इस सवाल पर स्पष्टता का अभाव संशोधनवाद की ओर ले जाएगा। इसे पूरे राष्ट्र को बता दिया जाना चाहिए। इस समय हमारे देश में एक माल अर्थव्यवस्था लागू है। वेतन प्रणाली भी असमान है, जैसा कि 8 ग्रेड वाले वेतनमान के मामले में, और ऐसी कई चीजें हैं। सरबराह के अधिनायकत्व के अंतर्गत ऐसी चीजों केवल सीमित किया जा सकता है। इसीलिए यदि लिन प्याओ जैसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था को खड़ा कर देना उनके लिए काफी आसान होगा। यही कारण है कि हमें मार्क्सवादी लेनिनवादी रचनाओं का और अधिक अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दूं आपको, जिस तरह से हमारे दर्शक ने कमेंट किया था अपने मेरे वीडियो के नीचे, उसमें वो लिखते हैं कि माओ पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, मैंने आपको अमेरिकी समाजवाद के तरफ से। तो अगर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो क्या माओ त्से का जो स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया वह भी डर के मारे दिया गया था? क्या माओ त्से जितने डरपोक थे? क्या जिस माओ ने पूरे चीन को खड़ा किया वो अमेरिकी समाजवाद से डर गए थे? बहुत सारे सवाल हैं, और इसका जवाब देते हुए एक पूर्व जो माओवादी रहे हैं वो कहना था कि माओ त्से खुद संघर्ष की धारा से निकल के आए थे, वे भला कैसे डर सकते थे? यहाँ पर भी माओ त्से का स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिन प्याओ का जिक्र है, और बताते हैं वो माओ त्से की लिन प्याओ पूंजीवादी रास्ता का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर कर रहा था, और इससे बचने का आसान रास्ता यही है कि मार्क्सवादी लेनिनवादी रचनाओं का और अधिक अध्ययन करना चाहिए। आगे लिखते हैं इसी कोट में लेनिन ने कहा है कि छोटे पैमाने का उत्पादन लगातार हर दिन हर घंटे स्वतः स्फूर्त रूप से और बड़े पैमाने पर पूंजीवाद और बुर्जुआ वर्ग को पैदा करता रहता है।
वे मजदूरों और पार्टी सदस्यों के एक हिस्से के बीच से भी पैदा होता है। सर्वहारा की कतारों और राज्य एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों दोनों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बुर्जुआ जीवन शैली अपना ली है। ये माओ का कोट है जो चांग चुनचियाओ ने अपने लेख के शुरुआती हिस्से में वो करते हैं। अब वो लेख शुरू करते हैं यहां से। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का सवाल एक लंबे समय से मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। लेनिन ने कहा है, सिर्फ वही एक मार्क्सवादी है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्वीकृति तक विस्तारित करता है और सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में हमें मार्क्सवाद के अनुसार चलने और संशोधनवाद के अनुसार नहीं चलने में सक्षम बनाने के ही उद्देश्य से अध्यक्ष माओ ने सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रश्न पर स्पष्ट होने के लिए समूचे राष्ट्र का आह्वान किया है। हमारा देश, क्योंकि माओ उसमें जीवित थे, 1975 का ये है। माओ त्से की मृत्यु 76 में हुई है, 1976 में, एक साल पहले का ये लेख है। हमारा देश अपने ऐतिहासिक विकास के एक महत्वपूर्ण काल से गुजर रहा है। समाजवादी क्रांति, समाजवादी निर्माण और खास तौर पर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के लियू शाओची और लिन पियाओ के बुर्जुआ हेडक्वार्टरों के ध्वस्त किए जाने के 2 दशकों से भी अधिक समय के परिणाम स्वरूप हमारे सर्वहारा अधिनायकत्व का पहले हमेशा की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ीकरण हुआ है और हमारा समाजवादी उद्देश्य फल फूल रहा है। जुझारूपन से भरी हुई हमारी समूची जनता शताब्दी के अंत तक चीन को एक शक्तिशाली समाजवादी देश में ढाल देने के लिए कृत संकल्प है। इस प्रयास के दौरान और समाजवाद के पूरे ऐतिहासिक दौर में चीन के भावी विकास का मूल मुद्दा यह है कि हम पूरे सर्वहारा के अधिनायकत्व पर डटे रहते हैं या नहीं, या वर्तमान वर्ग संघर्षों का भी यह तकाजा है कि हम सर्वहारा वर्ग के दौर में चीन के भावी विकास का मूल मुद्दा यह है कि हम पूरे राष्ट्रीय सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रश्न पर स्पष्ट हों। अध्यक्ष माओ ने कहा है, इस प्रश्न पर स्पष्टता का अभाव हमें संशोधनवाद की ओर ले जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों की इस मुद्दे पर पकड़ होने से कुछ नहीं होगा, इसे पूरे राष्ट्र को बता दिया जाना आवश्यक होगा। इस अध्ययन में सफलता के वर्तमान और दीर्घकालिक महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जा सकता। बहुत पहले 1920 में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति को नेतृत्व देने और सर्वहारा अधिनायकत्व वाले पहले राज्य को निर्देशन देने के अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर लेनिन ने चिंता के साथ इंगित किया था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व इस नए वर्ग द्वारा अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली शत्रु बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध सर्वाधिक दृढ़ संकल्प के साथ छेड़ा गया और सर्वाधिक निष्ठुर युद्ध है, जिसका प्रतिरोध इसकी सत्ता उखाड़ फेंके जाने के बाद हालांकि सिर्फ एक देश में ही 10 गुना बढ़ गया है और जिसकी ताकत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की शक्ति में, बुर्जुआ वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शक्ति और स्थायित्व में ही नहीं बल्कि आदत के बल में छोटे पैमाने के उत्पादन की शक्तियों में भी निहित है। क्योंकि दुर्भाग्यवश छोटे पैमाने का उत्पादन अभी भी दुनिया में बहुत व्यापक रूप में मौजूद है और छोटे पैमाने का उत्पादन लगातार हर दिन हर घंटे स्वतः स्फूर्त रूप से और बड़े पैमाने पर पूंजीवाद और बुर्जुआ वर्ग को पैदा करता रहता है। इन सब कारणों से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अनिवार्य है। लेनिन ने बताया है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पुराने समाज की शक्तियों और परंपराओं के विरुद्ध रक्तपातपूर्ण और रक्तहीन, हिंसक और शांतिपूर्ण, सामरिक और आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासकीय चिरस्थायी संघर्ष है। इसका मतलब बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व है। लेनिन ने बार बार जोर दिया है कि बुर्जुआ वर्ग पर एक दीर्घकालिक
सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू किए बगैर इस पर विजय पाना असंभव है। लेनिन के इन शब्दों की खास तौर से जिन पर उन्होंने विशेष जोर दिया है, उनकी बाद के वर्षों के दौरान व्यवहार में पुष्टि हो चुकी है। निश्चित तौर पर नए बुर्जुआ तत्वों के जत्थे पैदा होते गए हैं और खास तौर पर यह ख्रुश्चोव ब्रेजनेव गद्दार गुट ही है जो उनका प्रतिनिधि है। ये लोग आमतौर पर अच्छी वर्ग पृष्ठभूमि वाले हैं। इनमें से लगभग सभी लाल झंडे तले पले बढ़े हैं। ये सांगठनिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए हैं, कॉलेज में प्रशिक्षण लिया है और तथाकथित लाल विशेषज्ञ बन गए हैं। लेकिन ये पूंजीवाद की पुरानी जमीन द्वारा पैदा किए गए नए जहरीले घास पात हैं। इन्होंने अपने ही वर्ग से गद्दारी की है, पार्टी और सत्ता को हथिया लिया है, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना कर दी है, सर्वहारा के ऊपर बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही के सरदार बन गए हैं और वह काम किया है जिसे करने की कोशिश हिटलर ने की थी लेकिन असफल हो गया था। इतिहास का यह अनुभव हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उपग्रह आसमान में उड़े और लाल झंडा जमीन पर गिर जाए। खासकर इस समय इसे नहीं भूलना चाहिए जब हम एक शक्तिशाली देश का निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तो आगे ये लिखते हैं अपने आर्टिकल में चांग चुंगचियाओ, जो कि गैंग ऑफ 4 के पहले सदस्य थे और जेल में ही माओ के मरने के बाद जेल में इनको डाल दिया गया था। आगे ये लिखते हैं, हमें इस बात का संजीदा एहसास होना ही चाहिए कि अभी भी चीन के संशोधनवादी हो जाने का खतरा मौजूद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये चॉकआउट किए यहाँ पर है कि अभी भी चीन के संशोधनवादी हो जाने का खतरा मौजूद है। मतलब जब चीन में समाजवादी क्रांति हो जाती है 1949 ईस्वी में, 75 ईस्वी में ये लेख लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन में संशोधनवाद मजबूती से उभर रहा है और उसका खतरा मौजूद है। तो सोचने की बात है, भारत में जहाँ क्रांति भी नहीं हुई अभी है, क्रांति का प्रारंभिक चरण भी यहाँ पूरा नहीं हो सका है, सत्ता पर कब्जा तक नहीं हो पाया है, तो संशोधनवाद का खतरा यहाँ पर कितना बड़ा मौजूद है। लेनिन की बात अगर कहें हम तो सत्ता में आने के बाद बुर्जुआ पूंजीवादी तत्वों का प्रतिरोध जो है 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अगर 1 गुना प्रतिरोध झेल रही है, सत्ता हासिल करने के बाद ये प्रतिरोध की क्षमता बुर्जुआ वर्गों की 10 गुना बढ़ जाएगी। बहरहाल 49 से 75 ईस्वी में भी आते आते माओ त्से-तुंग के जो वफादार सिपाही थे, गैंग ऑफ 4 के पहले सदस्य साफ तौर पर कहते हैं कि अभी भी चीन के संशोधनवादी हो जाने का खतरा मौजूद है। ऐसा सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि साम्राज्यवाद और सामाजिक समाजवाद हमारे विरुद्ध हमले और तोड़फोड़ कभी बंद नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि चीन के पुराने जमींदार और पूंजीपति अभी भी कायम हैं और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की है, बल्कि इसलिए भी है कि नए बुर्जुआ तत्व प्रतिदिन और प्रति घंटा पैदा हो रहे हैं। जैसा लेनिन ने बताया है, कुछ कॉमेडियन तर्क देते हैं कि लेनिन ने ऐसा सामूहिकीकरण के पहले की स्थिति के लिए कहा है। यह साफ तौर पर गलत है। लेनिन की टिप्पणियां कतई पुरानी नहीं पड़ी है। उन्हें 1957 में प्रकाशित अध्यक्ष माओ की रचना जनता के बीच के अंतर्विरोध को सही ढंग से हल करने के बारे में को देखना चाहिए। इसमें अध्यक्ष माओ ने ठोस विश्लेषण के जरिए दिखाया है कि स्वामित्व की व्यवस्था के समाजवादी रूपांतरण में, जिसमें कि कृषि सहकारिता की उपलब्धि भी शामिल है, बुनियादी जीत हासिल कर लेने के बाद अभी भी चीन में वर्ग अंतर्विरोध और वर्ग संघर्ष मौजूद है और अभी भी उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्तियों के बीच तथा अधिरचना और आर्थिक मूलाधार के बीच सामंजस्य और अंतर्विरोध दोनों ही मौजूद है। ये
इस लेख में उन्होंने बताया है। आगे लिखते हैं ये कि लेनिन के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के नई अनुभव का समाहार करने के पश्चात अध्यक्ष माओ ने स्वामित्व की व्यवस्था में परिवर्तन के बाद उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के सुव्यवस्थित रूप से उत्तर दिए। सर्वहारा के अधिनायकत्व और के कार्यभार और नीतियां निर्धारित की और पार्टी की बुनियादी लाइन के लिए तथा सर्वहारा के अधिनायकत्व में क्रांति जारी रखने के लिए सिद्धांतिक आधार तैयार किए। पिछले 18 वर्षों में विशेषकर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति में व्यवहार ने सिद्ध कर दिया है कि अध्यक्ष माओ द्वारा विकसित सिद्धांत, लाइन और नीतियां पूरी तरह सही है। मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। भारत में 1967 ईस्वी जब तरुण मजूमदार संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी बताया था कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष प्राथमिक जरूरत है। तो ये संशोधनवाद का मसला जो है संभवतः हमेशा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा और जैसे जैसे पार्टी मजबूत होगी वैसे वैसे ही संशोधनवादी भी ताकतें मजबूत होगी पार्टी को गिराने के लिए। बहरहाल इस लेख में आगे बताया गया है, अध्यक्ष माओ ने हाल में बताया है, एक शब्द में चीन एक समाजवादी देश है। मुक्ति के पहले वो ऐसा ही था जैसा एक पूंजवादी देश। अभी भी यहाँ 8 ग्रेड वाली वेतन प्रणाली, काम के अनुसार वितरण और मुद्रा के जरिए विनिमय की व्यवस्था लागू है और यह सब कुछ पुराने समाज से बहुत थोड़ा ही भिन्न है। जो भिन्नता है वह यह कि स्वामित्व की व्यवस्था बदल गई है। अध्यक्ष माओ के निर्देश की अधिक गहरी समझदारी के लिए आइए चीन में स्वामित्व की व्यवस्था में हुए परिवर्तनों और 1973 में चीन के उद्योग, कृषि और वाणिज्य में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के समानुपात पर एक नजर डालें। सर्वप्रथम उद्योग को लें। कुल उद्योग की अचल परिसंपत्ति में 97% हिस्सा पूरी जनता के स्वामित्व वाले उद्योग का है। उद्योग में कार्यरत जनता की 63% आबादी ऐसे उद्योग में लगी हुई है और कुल औद्योगिक उत्पादन के कुल मूल्य का 86% यह पैदा करता है। सामूहिक स्वामित्व वाले उद्योग का अचल परिसंपत्ति में 3% हिस्सा है। उद्योग में काम करने वाले लोगों का 36.2% हिस्सा इसमें लगा हुआ है और कुल उत्पादित मूल्य का 14% यह पैदा करता है। इसके अलावा उद्योग में लगी जनता का 0.8% व्यक्तिगत दस्तकारों का है। अब कृषि को देखें। कृषि संबंधी उत्पादन के साधनों में से कृषि योग्य भूमि, सिंचाई जल निकास मशीनरी का 90% तथा ट्रैक्टरों एवं भारवाही पशुओं का 80% सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत आता है। इसमें पूरी जनता का स्वामित्व का हिस्सा बहुत ही छोटा है। इसलिए राष्ट्र के अनाज और विभिन्न औद्योगिक फसलों का लगभग 90% भाग सामूहिक अर्थव्यवस्था से आता है। राजकीय फर्मों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्युन सदस्यों के अपने छोटे छोटे खेत और घरेलू गौण उत्पादन का एक सीमित परिमाण अभी भी कायम है। इसके बाद वाणिज्य को लें। कुल खुदरा बिक्री का 92.5% राजकीय वाणिज्य के अंतर्गत, 7.3% सामूहिक स्वामित्व वाले वाणिज्य प्रतिष्ठानों के अंतर्गत और 0.2% व्यक्तिगत छोटे दुकानदारों के अंतर्गत आता है। इनके अलावा व्यापार का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी गांवों के मेलों के जरिए होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि पूरी जनता के समाजवादी स्वामित्व और मेहनतकश जनता के समाजवादी सामूहिक स्वामित्व ने निश्चित तौर पर चीन में एक महान विजय अर्जित की है। पूरी जनता के स्वामित्व की प्रभावी स्थिति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और जन कम्यूनों की अर्थव्यवस्था में भी कम्यून, उत्पादन ब्रिगेड और उत्पादन टोली, इन तीनों स्तरों पर स्वामित्व के अनुपात के मामले में कुछ परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए शंघाई के बाहरी इलाकों में
1973 में कम्यून स्तर पर होने वाली कुल आय का 28.1% थी, जो 74 में बढ़कर कुल आय का 30.5% हो गई। ब्रिगेडों के स्तर पर होने वाली आय का कुल हिस्सा इसी अवधि में 15.2% से बढ़कर 17.2% और टोलियों के स्तर पर होने वाली आय का हिस्सा 56.7% से नीचे गिरकर 52.3% हो गया है। अपने बृहत्तर आकार और सार्वजनिक स्वामित्व के उच्चतर अंश के रूप में जन कम्यूनों ने अपनी श्रेष्ठता अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित की है। जिस तरह हमने पिछले 25 वर्षों में कदम व कदम साम्राज्यवाद, नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के स्वामित्व का खात्मा किया है, राष्ट्रीय पूंजीवाद के स्वामित्व और मजदूरों के निजी स्वामित्व का रूपांतरण किया है और निजी स्वामित्व के इन 5 किस्मों की जगह समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व की 2 किस्में कायम की है, उन्हें देखते हुए हम गर्वपूर्वक घोषणा कर सकते हैं कि चीन में स्वामित्व की व्यवस्था बदल गई है कि सरभरा और अन्य मेहनतकश जनता ने चीन में खुद को निजी स्वामित्व के बेड़ियों से मुक्त कर लिया है और यह कि चीन की समाजवादी आर्थिक आधार क्रमशः मजबूत हुआ है तथा विकसित हुआ है। चौथी राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संविधान ने हमारे इन महान जीतों को विशेष तौर पर चिन्हित किया है, लेकिन हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्वामित्व की व्यवस्था का सवाल अभी भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। जब अक्सर हम यह कहते हैं कि स्वामित्व का सवाल मुख्य रूप से तय हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से तय नहीं हुआ है और यह भी कि इस दायरे में बुर्जुआ अधिकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए हैं। ऊपर दिए गए आंकड़े स्पष्टता दर्शाते हैं कि उद्योग, कृषि और वाणिज्य में निजी स्वामित्व अभी भी अंशतः मौजूद हैं कि समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व में केवल पूरी जनता द्वारा स्वामित्व ही नहीं बल्कि 2 प्रकार के स्वामित्व शामिल हैं और यह कि कृषि के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय अर्थतंत्र का आधार है, पूरी जनता का स्वामित्व अभी भी निश्चित रूप से कमजोर है। जैसा कि मार्क्स और लेनिन ने सोचा था, समाजवादी समाज में स्वामित्व की व्यवस्था के घेरे में बुर्जुआ अधिकारों के विलोपन का अर्थ यह है कि उत्पादन साधन पूरे समाज की सामान्य संपत्ति में बदल चुके हैं। जाहिरा तौर पर हम अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही हमें उस कठिन कार्यभार की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो इस संबंध में सर्वहारा के अधिनायकत्व के आगे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमें यह भी जरूर देखना चाहिए कि समूची जनता के स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व दोनों के साथ नेतृत्व का सवाल जुड़ा हुआ है। यानी यह सवाल जुड़ा हुआ है कि वास्तव में न कि सिर्फ नाम के लिए स्वामित्व किस वर्ग के हाथ में है। पार्टी की नमी केंद्रीय कमेटी के पहले प्लेनरी सत्र को संबोधित करते हुए 28 अप्रैल 1969 को अध्यक्ष माओ ने कहा था, स्पष्ट तौर पर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा आधार ठोस नहीं था। अपने प्रेक्षण के आधार पर मेरी तो यहाँ तक आशंका है कि अच्छे खासे बहुसंख्यक कारखानों में, मेरा मतलब यह नहीं है कि सभी या बहुत भारी बहुसंख्यक कारखानों में, नेतृत्व असली मार्क्सवादियों और मजदूर जनसमुदाय के हाथों में नहीं था। ऐसा नहीं कि कारखानों के नेतृत्व में अच्छे लोग नहीं थे, जरूर थे। पार्टी कमेटियों, सेक्रेटरियों, उप सेक्रेटरियों, सदस्यों के बीच और पार्टी शाखा सेक्रेटरियों के बीच अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने ल्यू शाओची की लाइन का पालन किया, केवल भौतिक प्रोत्साहन का सहारा लिया, मुनाफे को कमान में रखा और सर्वहारा राजनीति को बढ़ावा देने की जगह बोनस बांटते रहे, आदि आदि। लेकिन निश्चित रूप से कारखानों में बुरे लोग भी हैं। यह दिखाता है कि क्रांति अभी समाप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष माओ की टिप्पणी न केवल महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता की व्याख्या करती है,
बल्कि हमें इस बात का और अधिक बोध कराने में भी मदद करती है कि स्वामित्व की व्यवस्था की समस्या में और अन्य सभी समस्याओं में भी हमें केवल इनके रूप पर ही नहीं बल्कि इनकी वास्तविक अंतर्वस्तु पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्पादन संबंधों में स्वामित्व की व्यवस्था की निर्णायक भूमिका को पूरी तरह अहमियत देना सर्वथा सही है, लेकिन स्वामित्व का मुद्दा केवल बाह्य रूप में ही तय हुआ है या वास्तविक सच्चाई में तय हो गया है, इस बात को कोई अहमियत न देना और उत्पादन संबंधों के दो विभिन्न पहलुओं, जनता के बीच के संबंधों और वितरण के रूप द्वारा स्वामित्व की व्यवस्था पर डाले जाने वाले प्रभाव और अधिरचना द्वारा आर्थिक मूलाधार पर डाले जाने वाले प्रभाव को कोई अहमियत न देना गलत है। किन्हीं परिस्थिति में उत्पादन संबंध के ये दो पहलू और अधिरचना एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की घनीभूत अभिव्यक्ति है। राजनीति अर्थशास्त्र की घनीभूत अभिव्यक्ति है। विचारधात्मक और राजनीतिक लाइन सही है या गलत और नेतृत्व किस वर्ग के हाथों में है, यही बातें तय करती है कि वास्तव में उन कारखानों का मालिक कौन है। कॉमरेड इसे याद कर सकते हैं कि हमने किस तरह नौकरशाह पूंजी या राष्ट्रीय पूंजी के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिष्ठान को एक समाजवादी प्रतिष्ठान में रूपांतरित कर दिया। क्या हमने पार्टी की लाइन और नीतियों के अनुसार उन्हें रूपांतरित करने के लिए वहां एक सैन्य नियंत्रण प्रतिनिधि या राज प्रतिनिधि भेजकर इस काम को नहीं किया था? चाहे दास प्रथा की जगह सामंती व्यवस्था का आना हो या सामंतवाद की जगह पूंजीवाद का, इतिहास में स्वामित्व की व्यवस्था में हर बड़ा परिवर्तन निरपवाद रूप से राजनीतिक सत्ता पर कब्जे के बाद ही हुआ है और इसके बाद इस राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल स्वामित्व की व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए और नई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं विकसित करने के लिए किया गया है। समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व के मामले में यह बात और अधिक लागू होती है, क्योंकि बुर्जुआ वर्ग के नायकत्व के अंतर्गत यह पैदा हो ही नहीं सकता। नौकरशाह पूंजी को, जिसका पुराने चीन के 80% उद्योगों पर नियंत्रण था, केवल तभी रूपांतरित किया जा सका और पूरी जनता के स्वामित्व के अंतर्गत लाया जा सका जब जन मुक्ति सेना ने चांग काई शेक को परास्त कर दिया। इसी तरह पूंजीवादी पुनर्स्थापना भी अनिवार्यतः नेतृत्व पर कब्जे और पार्टी के लाइन और नीतियों में परिवर्तन के बाद ही शुरू होती है। क्या इस तरह से ख्रुश्चोव और ब्रेजनेव ने सोवियत संघ में स्वामित्व की व्यवस्था नहीं बदली थी? क्या इसी तरह से लियू शाओची और लिन पियाओ ने अलग अलग अंशों में हमारे कई कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों की प्रकृति नहीं बदल डाली थी? ये सवाल के शक्ल में ये यहाँ लिखा हुआ है। आगे इस लेख में वो लिखते हैं, साथ ही हमें इस बात पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम आज जिस पर अमल कर रहे हैं वह एक माल अर्थव्यवस्था है। अध्यक्ष माओ ने कहा है, वर्तमान समय में हमारे देश में माल अर्थव्यवस्था लागू है। वेतन प्रणाली भी और समान है, जैसा कि 8 ग्रेड वाले वेतनमान में या अन्य मामलों में सर्वहारा के अधिनायकत्व के अंतर्गत ऐसी चीजों केवल सीमित किया जा सकता है। इसीलिए यदि लिन पियाओ जैसे लोग सत्ता में आते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था को खड़ा कर देना उनके लिए काफी आसान होगा। ये माओ त्से-तुंग के शब्द हैं जो इन्होंने कोट किया है। जिन स्थितियों की ओर अध्यक्ष माओ ने इंगित किया है उन्हें एक छोटे समय के भीतर बदला नहीं जा सकता। उदाहरण तौर पर संघाई के बाहरी इलाकों के ग्रामीण जन कम्यून में, जहां कम्यून और उत्पादन ब्रिगेड के स्तर पर अर्थव्यवस्था एक हद तक तेजी से विकसित हुई है, अचल परिसंपत्ति के कुल तीनों स्तरों के स्वामित्व में 34.2% हिस्सा कम्यून स्वामित्व का, 15.1% हिस्सा उत्पादन ब्रिगेडों के स्वामित्व का और 50.7% हिस्सा उत्पादन टीमों के स्वामित्व का है। इसीलिए यदि हम केवल कम्यूनों की आर्थिक स्थिति को ही ले तब भी उत्पादन टीम की जगह पर ब्रिगेड और फिर ब्रिगेड की जगह पर कम्यून बुनियादी जवाबदेह इकाई बन जाए, ऐसे संक्रमण के लिए भी पर्याप्त लंबे समय की जरूरत होगी। कम्यून की बुनियादी जवाबदेही इकाई बन जाने के बाद भी
स्वामित्व सामूहिक ही बना रहेगा। इस तरह इस थोड़े समय में, इस वर्तमान स्थिति में जिसमें कि पूरी जनता का स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व साथ साथ कायम है, कोई भी मूलभूत बदलाव नहीं आएगा। जब तक ये दोनों प्रकार के स्वामित्व बने रहेंगे, माल उत्पादन, मुद्रा के जरिए विनिमय और काम के अनुसार वितरण अनिवार्यतः कायम रहेंगे। और चूंकि सर्वहारा के अधिनायकत्व के अंतर्गत ऐसी चीजों को केवल सीमित किया जा सकता है, अतः शहर और देहात में पूंजीवादी उत्पादनों के विकास और नए बुर्जुआ तत्वों का पैदा होना अपरिहार्य है। यदि इन चीजों को सीमित नहीं किया जाता है तो पूंजीवाद और बुर्जुआ वर्ग का विकास और तेजी से होगा। अतः सिर्फ इसलिए कि हमने स्वामित्व की व्यवस्था के रूपांतरण में एक महान जीत हासिल की है और एक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति संपन्न की है, हमें अपनी क्रांतिकारी चौकसी में किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं लानी चाहिए। हमें इस बात को अवश्य समझ लेना चाहिए कि हमारा आर्थिक आधार अभी मजबूत नहीं है, कि स्वामित्व की व्यवस्था में बुर्जुआ अधिकार अभी पूर्णतः समाप्त नहीं किए गए हैं, और यह कि जनता के बीच के संबंधों में ये अभी भी गंभीर रूप से मौजूद हैं और वितरण में इनकी प्रभावी स्थिति बनी हुई है। अधिरचना के विभिन्न क्षेत्रों में से कुछ पर वस्तुतः अभी भी बुर्जुआ वर्ग का नियंत्रण है, जो वहां प्रभुतापूर्ण स्थिति में है। कुछ का रूपांतरण किया जा रहा है, लेकिन परिणामों का सुदृढ़ीकरण अभी नहीं हो सका है और पुराने विचार एवं पुरानी आदतों की शक्ति अभी भी नई समाजवादी चीजों के विकास में अड़ियल ढंग से बाधाएं खड़ी कर रही है। शहर और देहात में पूंजीवादी उत्पादनों के विकास के परिणाम स्वरूप नए बुर्जुआ तत्वों के जत्थे पर जत्थे पैदा हो गए हैं। सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष, विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के बीच वर्ग संघर्ष, विचारात्मक क्षेत्र में सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष अभी लंबे समय तक जारी रहेगा और यंत्रणादायी बना रहेगा और यहाँ तक कि कभी कभी बहुत तीव्र भी हो उठेगा। यहाँ तक कि जब पुरानी पीढ़ी के सभी जमींदार पूंजीपति मर जाएंगे, तब भी ऐसे वर्ग संघर्ष किसी भी तरह रुकेंगे नहीं। और यदि लिन पियाओ जैसे लोग सत्ता में आ गए तो उस स्थिति में ही पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो सकती है। इस बात को गैंग ऑफ फोर के पहले सदस्य, जिनकी प्रतिष्ठा आज भारत दुनिया के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच में जबरदस्त है, और गैंग ऑफ फोर को वो क्रांतिकारी मानते हैं, माओ के उत्तराधिकारी मानते हैं और उनको सैल्यूट करते हुए उनका जयगान करते हैं, तो उनके लोग जो लिखे हैं गैंग ऑफ फोर के पहले सदस्य, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। उन लोगों को भी जो लिन पियाओ की बात सुनते हैं या लिन पियाओ के समर्थन में है या लिन पियाओ के विरोध में है। दोनों ही स्थिति में गैंग ऑफ फोर के ये पहले सदस्य का ये लेख महत्वपूर्ण है और उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, मैंने इसी में लिखते हैं, साफ तौर पर करते हैं, यदि लिन पियाओ जैसे लोग सत्ता में आ गए तो उस स्थिति में ही पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो सकती है। आगे लिखते हैं, जापान के विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष में विजय के बाद की परिस्थिति और हमारी नीति नामक अपने भाषण में अध्यक्ष माओ ने बताया है कि किस तरह 1936 में पाओ में पार्टी केंद्रीय कमेटी में मुख्यालय के निकट एक किलेबंदी किए हुए गांव पर मुट्ठी भर सशस्त्र प्रतिक्रांतिकारियों का कब्जा बना हुआ था, जो पूरे अड़ियलपन के साथ तब तक आत्मसमर्पण करने से इनकार करते रहे जब तक कि समस्या को हल करने के लिए लाल सेना तूफानी ढंग से गांव में घुस नहीं पड़ी। इस कहानी का सार्वभौमिक महत्व है, क्योंकि यह हमें बताती है कि हर एक प्रतिक्रियावादी चीज एक जैसी ही होती है। यदि तुम इस पर चोट नहीं करते तो यह गिरेगी नहीं। यह फर्श को बुहारने के समान है, जहां झाड़ू नहीं पहुंचता वहां की धूल अपने आप नहीं खत्म होती। आज कई किलेबंदी किए हुए गांव अभी भी मौजूद हैं, जिन पर बुर्जुआ वर्ग का कब्जा बना हुआ है। जब एक नष्ट होता है दूसरा खड़ा हो जाता है
और यदि एक को छोड़कर सभी नष्ट कर दिए जाए तो वह एक भी अपने आप खत्म नहीं होगा जब तक कि सर्वहारा अज्ञातत्व के लोहे की झाड़ू उस तक नहीं पहुंच जाए। लेनिन का यह कहना पूरी तरह सही है। इन सब कारणों से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अनिवार्य है। ऐतिहासिक अनुभव हमें बताते हैं कि सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग पर विजयी हो सकता है या नहीं और चीन संशोधनवादी हो जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि हम हर क्षेत्र में और क्रांति की हर मंजिल में बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने पर डटे रह सकते हैं या नहीं। बुर्जुआ वर्ग के ऊपर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व क्या है, इसके बारे में सर्वाधिक सारगर्भित सामान्यीकरण 1852 ईस्वी में जे बेडेमेयर को लिखे गए मार्क्स के एक पत्र के एक हिस्से में मिलता है, जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। मार्क्स ने कहा है, आधुनिक समाज में वर्गों की मौजूदगी और साथ ही उनके बीच संघर्ष की मौजूदगी की खोज का श्रेय मुझे नहीं है। मुझसे बहुत पहले बुर्जुआ इतिहासकारों ने वर्गों के इस संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों ने वर्गों की आर्थिक बनावट का वर्णन किया था। मैंने जो नया किया वह यह सिद्ध करना था कि वर्गों का अस्तित्व केवल उत्पादन के विकास में विशिष्ट ऐतिहासिक चरण से बंधा हुआ है। 2 कि वर्ग संघर्ष जरूर ही सर्वहारा के अधिनायकत्व तक जाता है। 3 कि यह अधिनायकत्व खुद केवल सही वर्गों के उन्मूलन और वर्ग विहीन समाज की दिशा में संक्रमण के लिए है। लेनिन के अनुसार अपने इस शानदार टिप्पणी में मार्क्स ने राज्य के बारे में अपने सिद्धांत और बुर्जुआ वर्ग के सिद्धांत के बीच मुख्य और गुणात्मक फर्क और राज्य के बारे में अपनी शिक्षा के सार्थत्व का असाधारण सुस्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वहारा के अधिनायकत्व विषयक वाक्य में मार्क्स ने 3 बिंदुओं में बांट दिया है जो अंतर संबंधित है और जिन्हें काट कर अलग नहीं किया जा सकता। 3 बिंदुओं में से किन्हीं 2 को छोड़कर सिर्फ एक को स्वीकार करना गलत होगा, क्योंकि यह वाक्य सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रारंभ, विकास और विलोपीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण अभिव्यक्ति देता है और सर्वहारा के अधिनायकत्व के पूरे कार्यभार एवं इसकी वास्तविक अंतर्वस्तु को समाहित करता है। फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1848 से 1850 में मार्क्स ने आमतौर पर वर्ग विभेदों के उन्मूलन, सभी उत्पादन संबंधों के उन्मूलन जिन पर वे आधारित हैं, उन सभी सामाजिक संबंधों के उन्मूलन जो उत्पादन संबंधों के अनुरूप हैं, जो इन उत्पादन संबंधों के अनुरूप है और इन सामाजिक संबंधों से उत्पन्न सभी विचारों के क्रांतिकारी रूपांतरण के आवश्यक संक्रमण बिंदु के रूप में सर्वहारा के इस अधिनायकत्व की चर्चा अधिक स्पष्ट शब्दों में की है। इन चारों मामलों में मार्क्स का तात्पर्य सभी से है, केवल एक भाग से, एक अपेक्षाकृत बड़े भाग से या यहाँ तक कि सबसे बड़े भाग से भी नहीं, बल्कि सभी से। इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है, क्योंकि केवल पूरी मानवता को मुक्त करने के द्वारा ही सर्वहारा अपनी स्वयं की अंतिम मुक्ति हासिल कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के एकमात्र रास्ता बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करना और सर्वहारा के अधिनायकत्व के अंतर्गत जारी क्रांति को अंत तक चलाना है, तब तक जब तक कि ऊपर उल्लिखित चारों सभी इस धरती से मिट न जाए, जिससे कि बुर्जुआ वर्ग एवं अन्य सभी शोषक वर्गों का अस्तित्व बने रह पाना या नए वर्गों का उभर पाना असंभव हो जाएगा। निश्चित तौर पर तब तक संक्रमण के रास्ते पर हमें कहीं रुकना न होगा। हमारे विचार से जो लोग इस चीज को इस ढंग से समझते हैं, केवल उन्हीं के बारे में यह विश्वास किया जा सकता है कि राज्य के बारे में मार्क्स की शिक्षा के सार्थत्व को उन्होंने ग्रहण किया है। कॉमरेडों,
कृपया इस पर सोचिए। यदि इस चीज को इस ढंग से नहीं समझा जाता है, यदि मार्क्सवाद को सीमित किया जाता है, इसमें कटौती की जाती है और सिद्धांत एवं व्यवहार में तोड़ा मरोड़ा जाता है, यदि सर्वहारा के अधिनायकत्व को एक खोखले शब्दाडंबर में बदल दिया जाता है या बुर्जुआ वर्ग के ऊपर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व को अंग भंग करके विकलांग बनाया जाता है और उसे सभी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में या सभी मंजिलों में नहीं, केवल किसी एक मंजिल में, उदाहरण के लिए सिर्फ स्वामित्व की व्यवस्था के बंधन के पहले ही लागू किया जाता है, या दूसरे शब्दों में यदि बुर्जुआ वर्ग के सभी किलेबंदी किए हुए गांवों को नष्ट नहीं किया जाता है बल्कि कुछ को छोड़ दिया जाता है और बुर्जुआ वर्ग को फिर से फैलने की छूट दी जाती है, तो क्या इसका मतलब पूंजीवादी पुनर्स्थापना के लिए परिस्थितियां तैयार करना नहीं है? क्या इसका मतलब सर्वहारा के अधिनायकत्व को ऐसी चीज में बदल देना नहीं है जो बुर्जुआ वर्ग की, खास तौर पर नए पैदा हुए बुर्जुआ वर्ग की हिफाजत करता हो? सभी मजदूरों, सभी गरीब, निम्न मध्यम किसानों और अन्य मेहनतकशों को जो फिर से यातना विपत्ति में डूबने को तैयार नहीं है, सभी कम्युनिस्टों को जिन्होंने अपना जीवन कम्युनिज्म के लिए संघर्ष को समर्पित किया है, उन सभी कॉमरेडों को जो यह नहीं चाहते कि चीन संशोधनवादी हो जाए, अपने दिमाग में मार्क्सवाद के इस बुनियादी उसूल को दृढ़ता पूर्वक बैठा लेना होगा। क्या वह है बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करना अनिवार्य है और इसे आधे रास्ते में छोड़ देना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे बीच कुछ कॉमरेड ऐसे हैं जो सांगठनिक तौर पर तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए हैं, पर विचारात्मक तौर पर नहीं। अपने विश्व दृष्टिकोण में उन्होंने अभी छोटे उत्पादन की और बुर्जुआ वर्ग की सीमा के बाहर कदम नहीं रखा है। वे सर्वहारा के अधिनायकत्व को एक खास मंजिल तक और एक खास घेरे के भीतर जरूर स्वीकार करते हैं और सर्वहारा की कुछ जीतों पर खुश होते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें कुछ उपलब्धियां मिलती है। एक बार जब उनकी उपलब्धियां सुरक्षित हो जाती है तो वे महसूस करते हैं कि अब बसने, व्यवस्थित होने और अपने सुखकर घोंसलों को पंखों से सजाने का समय आ गया है। जहां तक बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने की बात है, जहां तक 10,000 लील लंबे अभियान में लॉन्ग मार्च पहले कदम से आगे चलने की बात है, माफ कीजिए, यह काम दूसरों को करने दीजिए। मेरा पड़ाव तो आ गया, मुझे बस से उतरना ही होगा। हम इन कॉमरेडों को एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे। आधे रास्ते में रुकना खतरनाक होता है। बुर्जुआ वर्ग आपको इशारे से बुला रहा है। समय रहते कतारों को जा पकड़िए और आगे बढ़ना जारी रखिए। ऐतिहासिक अनुभव हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि जब सर्वहारा का अधिनायकत्व तो एक के बाद दूसरी जीत हासिल करता चला जाता है, तो बुर्जुआ वर्ग ऊपर से इस अधिनायकत्व को स्वीकार कर लेने का दिखावा कर सकता है, जबकि वास्तव में यह बुर्जुआ अधिनायकत्व को फिर से बहाल करने के लिए काम करना जारी रखता है। क्रुश्चोव और ब्रेजनेव ने ठीक यही किया था। उन्होंने ना तो सोवियत नाम बदला, ना ही लेनिन की पार्टी का नाम बदला, ना ही सोवियत गणराज्य का नाम बदला, बल्कि इन नामों को स्वीकार करके और उनका खोल की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सर्वहारा के अधिनायकत्व से इसका वास्तविक सार्थत्व बाहर निकाल फेंका है। इसे इजायेदार पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व में बदल दिया है, जो सोवियत विरोधी है, लेनिन की पार्टी के विरोध में है और सोवियत गणराज्यों के विरोध में है। उन्होंने पूरी जनता के राज और समग्र जनता की पार्टी का संशोधनवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो मार्क्सवाद के प्रति एक खुला विश्वासघात है। क्रुश्चोव और ब्रेजनेव के बारे में बोल रहे हैं ये। लेकिन जब सोवियत जनता उनके फासिस्ट अधिनायकत्व के विरुद्ध उठ खड़ी होती है, तो जन समुदाय को दबाने के लिए
वे सर्वहारा के अधिनायकत्व का झंडा लहराते हैं। चीन में भी ऐसी चीजें हुई है। लियू शाओची और लिन पियाओ ने खुद को वर्ग संघर्ष के खात्मे के सिद्धांत तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने भी क्रांति को दबाते समय सर्वहारा के अधिनायकत्व का झंडा फहराया। क्या लिन पियाओ ने अपने 4 कभी न भूलो का उपदेश नहीं दिया? उनमें से एक यह था कि सर्वहारा के अधिनायकत्व को कभी न भूलो। बेशक कोई चीज थी जिसे वह कभी नहीं भूला। केवल उखाड़ फेंकना ये शब्द जोड़ देने से वह बन जाती है सर्वहारा के अधिनायकत्व को उखाड़ फेंकना कभी न भूलो। या जैसा कि उसके गिरोह ने स्वीकार किया था कि अध्यक्ष माओ की फौजों पर हमला करने के लिए अध्यक्ष माओ का पताका लहराओ। मैंने माओ को पर हमला करने के लिए माओ का पताका जोर से लहराओ। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि आज भारत में माओवाद को खत्म करने के लिए माओवादी विरोधी लोग जो है माओवाद का झंडा जोर से लहरा रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर से चीख रहे हैं। समय समय पर सज संवर कर वे सर्वहारा का चोला पहन लेते थे और विभ्रम पैदा करने तथा तोड़ फोड़ की कार्रवाई चलाने के लिए वामपंथी नारे लगाते हुए किसी से भी ज्यादा क्रांतिकारी होने का नाटक करते थे। पर आमतौर पर वे सर्वहारा के विरुद्ध प्रत्यक्षतः प्रतिक्रांतिकारी संघर्ष चला रहे थे। आप समाजवादी रूपांतरण को कार्यान्वित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नई जनवादी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना होगा। आप कोऑपरेटिव और कम्युन संगठित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी समय नहीं आया। जब आपने कहा कि साहित्य और कला का सांस्कृतिक रूपांतरण किया जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि भूत प्रेतों के बारे में थोड़े बहुत नाटकों के मंचन में कोई हानि नहीं है। आप बुर्जुआ अधिकारों में कटौती करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये बेशक बहुत उम्दा चीजें हैं और इनका विस्तार किया जाना चाहिए। वे पुरानी चीजों की हिफाजत करने वाले माहिर लोगों का एक गिरोह है, उन मक्खियों के झुंड के समान है जो पुराने समाज के उन जन्म चिन्हों और विकारों पर दिन रात भिनभिनाती रहती है जिनका उल्लेख मार्क्स ने किया है। वे खास तौर पर हमारे नौजवानों की अनुभवहीनता का लाभ उठाने के लिए व्यग्र रहते हैं। उनके बीच भौतिक प्रोत्साहन का यह कहते हुए गुणगान करते हैं कि यह सोयाबीन के दूध के तेज पनीर के समान है जो बदबू तो करता है लेकिन स्वादिष्ट होता है। और ये गंदी चालें चलते हुए वे लगातार समाजवाद का झंडा लहराते रहते हैं। क्या ऐसे कुछ बदमाश नहीं हैं जो सट्टेबाजी, घुसखोरी और चोरी में लगे हुए हैं और कहते हैं कि वे समाजवादी सहकार को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या अपराधों को उकसाने वाले ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो कम्युनिज्म के लक्ष्य के उत्तराधिकारियों के लिए प्यार और देखरेख की पताका उड़ाते हुए नौजवानों के दिमागों में जहर बोते हैं? हमें उनकी चालों का अध्ययन करना चाहिए और अपने अनुभव का सार संकलन करना चाहिए ताकि अधिक प्रभावी ढंग से बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू किया जा सके। क्या तुम कम्युनिकरण की हवा उभारना चाहते हो? ऐसा सवाल खड़ा करके अफवाहें गढ़ना एक चाल है जिसका हाल में ही कुछ लोगों ने सहारा लिया है। हम एक सुनिश्चित उत्तर दे सकते हैं, कम्युनिकरण की वैसी हवा कभी नहीं बहने दी जाएगी जैसा लियू शाओची और चेन पोता ने उभारी थी। हमारी हमेशा से ये समझ रही है कि माल उत्पादन की दिशा में काफी प्रगति के बाद भी अभी हमारे देश में सामग्रियों की पर्याप्त प्रचुरता नहीं है। जब तक कि कम्युनों के पास और साथ ही उत्पादन ब्रिगेड और टीमें जो पैदा करती हैं उन्हें मिलाकर कम्युनों के लिए काफी कुछ नहीं होगा। जब तक कि पूरी जनता के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के पास हमारी 80 करोड़ जनता में प्रत्येक को उसकी जरूरत के अनुसार वितरण के लायक उत्पादों की अत्यधिक प्रचुरता नहीं होगी, हमें माल उत्पादन, मुद्रा के जरिए विनिमय और काम के अनुसार वितरण को जारी रखना होगा। इन चीजों से पैदा होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए उचित कदम हमने उठाए हैं और आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। सर्वहारा का अधिनायकत्व जनता द्वारा अधिनायकत्व है। हमें विश्वास है कि पार्टी के नेतृत्व में
व्यापक जन समुदाय उस शक्ति और क्षमता से संपन्न है कि बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कर सके और अंततः उसे पराजित कर सके। पुराना चीन छोटे उत्पादन का एक विशाल महासागर था। करोड़ों किसानों के बीच समाजवादी शिक्षा का संचालन हर समय के लिए एक गंभीर सवाल है और कई पीढ़ियों के उद्यम की मांग करता है। लेकिन इन करोड़ों किसानों में बहुसंख्या गरीब और निम्न मध्यम किसानों का है और वे अपने व्यवहार से जानते हैं कि उनके लिए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला एकमात्र रास्ता कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण करने और समाजवादी रास्ते पर कायम रहने का है। हमारी पार्टी ने पारंपरिक सहायता टीमों में से प्राथमिक और उन्नत कृषि उत्पादक कोऑपरेटिवों और अन्य जनकम्युनियों की ओर आगे बढ़ने के लिए मध्यम किसानों के साथ एकता कायम करने में इन पर भरोसा किया है और निश्चित तौर पर और आगे की यात्रा में हम उनका नेतृत्व कर सकते हैं। हम इस तथ्य की ओर कॉमरेडों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यह दूसरी ही किस्म की हवा है जो इस समय बह रही है। यह बुर्जुआ हवा है। जैसा कि अध्यक्ष माओ ने इंगित किया है, यह बुर्जुआ जीवन शैली है, एक बुरी हवा है जिसे जनता के उन हिस्सों ने उभारा है जो पतित होकर बुर्जुआ तत्व बन चुके हैं। यह बुर्जुआ हवा जो उन कम्युनिस्टों के बीच से, खासकर उन नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के बीच से बह रही है जो इन हिस्सों से आते हैं, यह हमारे लिए सर्वाधिक नुकसानदेह है। इस बुरी हवा के जहरीले प्रभाव से कुछ लोगों के दिमाग में बुर्जुआ विचार भर गए हैं। वे ओहदे और फायदे के लिए छीना झपटी करते हैं और इस पर शर्मिंदगी के बजाय गर्व महसूस करते हैं। कुछ इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि अपने सहित हर चीज को माल समझते हैं। वे सिर्फ इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं और सरबराह वर्ग के लिए काम करते हैं कि माल के रूप में अपना भाव बढ़ा सके और सरबराह वर्ग से ऊंची कीमत की मांग कर सके। वे लोग जो नाम से कम्युनिस्ट हैं लेकिन वास्तव में नए बुर्जुआ तत्व हैं, समग्रता में पतनोन्मुख और मरणासन्न बुर्जुआ वर्ग की अभिलाषणिकताओं का प्रदर्शन करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर दास स्वामी, भूस्वामी और पूंजीवादी वर्ग जब उभार पर थे तो उन्होंने मानवता के लाभ के लिए कुछ किया था। लेकिन आज के नए बुर्जुआ तत्व अपने पूर्वजों के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वे नए कचरे के ढेर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, जो मानवता को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकरण की हवा उभारे जाने की अफवाह फैलाने वालों में कुछ तो वे नए बुर्जुआ तत्व हैं जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा जमा लिया है और डरते हैं कि जनता इनका फिर से कम्युनिकरण कर लेंगी। कुछ दूसरे इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए कुछ झपट लेना चाहते हैं। हमारे बहुत से कॉमरेडों के मुकाबले इन लोगों की घ्राण शक्ति ज्यादा तेज है। हमारे कुछ कॉमरेड कहते हैं कि अध्ययन एक लचीला काम है जो दूसरे के ऊपर वैधता स्थापित करने में लाभ पहुंचाता है, जबकि इन लोगों ने अपनी सहज वृत्ति से भांप लिया है कि वर्तमान अध्ययन एक गैर लचीली वस्तु है जो सरबराह वर्ग और बुर्जुआ वर्ग दोनों के सामने गंभीर चुनौती के रूप में खड़ी है। दरअसल वे खुद जानबूझकर कम्युनिकरण के थोड़ी हवा उभार सकते हैं या दो प्रकार के अंतर्विरोधों के बारे में भी भ्रम पैदा करने के लिए हमारे अपने नारों में से एक या दो को अपना सकते हैं और कोई अप्रत्याशित चाल चल सकते हैं। इस पर नजर रखी जानी चाहिए। अध्यक्ष माओ की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व के अंतर्गत चीन की करोड़ों करोड़ जनता से बनी हुई सरबराह क्रांति के सर्वाधिक शक्तिशाली सेना ऊर्जस्विता के साथ लंबे तक बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। सरबराह का अधिनायकत्व लागू करने के 25 वर्षों के व्यवहारिक अनुभव के साथ ही पेरिस कम्यून से लेकर अब तक के सभी अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से हम लैस हैं। जब तक मनोयोग पूर्वक पढ़ने एवं अध्ययन करने, जांच पड़ताल एवं विश्लेषण करने तथा अनुभवों का सार संकलन करने में हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के कुछ 100 सदस्य और कुछ 1000 वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतृत्व देते रहते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं एवं जन समुदाय की विशाल आबादी के साथ मिलकर इन कामों को अंजाम देते रहते हैं। हम पक्के तौर पर
अध्यक्ष माओ के आह्वान को वास्तविकता में उतार सकते हैं, सर्वहारा के नेतृत्व के सवाल पर स्पष्टता हासिल कर सकते हैं और मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुंग सर्वहारा द्वारा निर्धारित मार्ग पर अपने देश की विजय यात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी बेरियों के सिवा कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरी दुनिया है। यह असीम उज्जवल संभावना पार्टी की बुनियादी लाइन पर डटे रहने, बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने में दृढ़ रहने और सर्वहारा के अधिनायकत्व में क्रांति को अंत तक चलाते रहने के लिए जागृत मजदूरों और अन्य मेहनतकशों की बढ़ती जा रही संख्या और उनके हिरावल कम्युनिस्टों को लगातार प्रेरित करती रहेगी। बुर्जुआ वर्ग और अन्य शोषक वर्गों की समाप्ति तथा कम्युनिज्म की विजय अनिवार्य है, सुनिश्चित है और मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। लेख यहीं समाप्त होता है। यह लेख इंटरनेट पर मुझे मिला था और लिन प्याओ के सवाल पर पूरी स्पष्टता के साथ इस लेख में उल्लिखित किया गया है। हमारे दर्शक जो सवाल को उठाए थे, मुझे उम्मीद है कि उन्हें सवाल का जवाब मिल गया होगा और गैंग ऑफ फोर के जो प्रथम सदस्य थे उनके द्वारा ये लिखा गया ये आर्टिकल मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण है। लिन प्याओ के संदर्भ में चांग चुंग चाओ के द्वारा लिखित यह लेख था जिसे मैंने आपको बताया। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल भारत में क्रांति तभी हुई नहीं है, चीन में क्रांति हो चुकी थी। क्रांति होने के वर्षों बाद 1975 ईस्वी में भी चीन की पार्टी के लीडर आशंकित थे और स्पष्ट दावा था सेसेशनवाद का खतरा आज भी मजबूती से वहां पर है। और हमने देखा, दुनिया ने देखा कि उनका यह संदेह कितना ज्यादा वास्तविक और ठोस था कि माओ के मृत्यु के तुरंत बाद चीन पूंजीवाद में बदल गया और आज शोषण का नया औजार बन चुका है। जो सामाजिक साम्राज्यवाद कोई सोवियत संघ हुआ करता था जो 1991 में ढह गया, वह सामाजिक साम्राज्यवाद अब चीन के रूप में दुनिया में मंडरा रहा है और लोगों के खून को चूसने का नया तरीका इजाद कर रहा है। सर्वहारा नेतृत्व की बात तो जो यहाँ पर उन्होंने कहा वो चोला पहने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं बदले हैं, गणराज का नाम नहीं बदले हैं, माओ का नाम नहीं बदले हैं, लेकिन इन नामों के अतिरिक्त इस खोल के अंदर के सारे अंतर्वस्तु को बदल दिया गया है। जब क्रांति के बाद, क्रांति के इतने वर्षों के बाद भी चीन में सेसेशनवाद सबसे बड़ा खतरा था और ये वास्तविक खतरा मात्र माओ त्से-तुंग के शहादत या मृत्यु जो उनकी 1976 ईस्वी में होती है, उसके चंद महीने के बाद 2 महीने के अंदर उनकी पत्नी तक को फांसी पर लटका दिया जाता है, लटकाने की कोशिश की जाती है, उनके सच्चे साथियों की जेल में हत्या कर दी जाती है। तो पूंजी भारत में जहां क्रांति ही नहीं हुई है वहां इसकी संभावना कितनी अधिक है। लेनिन ने ठीक कहा था, क्रांति के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद बुर्जुआ और पूंजीवादी तत्वों का जो हमला है 10 गुना बढ़ जाता है और भारत में यह स्थिति अभी क्रांति भी नहीं हुई है, यह हमला बहुत तेजी से बढ़ा है। लिन प्याओ यहाँ पर मौजूद है या नहीं है ये मतलब नहीं है, लेकिन लिन प्याओ का सेसेशनवाद जो है वो आज भी मौजूद है। यही कारण है कि आज भी भारत के अंदर जो सीपीआई माओवादी है इसको खत्म करने का लगातार कवायद की जा रही है। एक तरफ शासक वर्ग हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इसके जो अवसरवादी तत्व पार्टी से निकल करके बाहर गए हैं। जैसा कि तालमेल कमेटी के द्वारा पत्र जारी किया गया है इसमें साफ तौर पर इंगित किया गया है, यह लोग उन कमेरों को, उन लोगों को इंगित करते हैं जो कि सीपीआई माओवादी के मजबूत नेतृत्व के साथ है और सर्वहारा नेतृत्व की बात करते हैं, हथियारबंद संघर्ष की बात करते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं और उस निशानदेही के तहत उनको खत्म करने का अभियान चलाते हैं या हत्या कराने की कोशिश करते हैं।
ये पूरी प्रक्रिया है जो माओवादी के द्वारा दिए गए पत्र का अंश था। उस पर जो जवाब आया था वीडियो का, उसका एक उत्तर था। आप लोग पूरी परिस्थिति में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। और अगर संभव हो आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।